आज हमारा रीजनिंग का नया टॉपिक, चौथा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर देखो, एक होता है साधारण वर्ष होता है, ठीक है, और एक होता है लीप वर्ष होता है। देखो, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष जिसमें फरवरी 28 तारीख की आती है, ठीक है, और लीप वर्ष होता है जिसमें फरवरी 29 तारीख की होती है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष होता है इसमें 366 दिन होते हैं। अच्छा, 52 तो कंप्लीट सप्ताह होते हैं और 52 सप्ताह और एक अधिक दिन होता है, और जो लीप वर्ष होता है इसमें 52 तो पूरे सप्ताह होते हैं और 2 दिन अधिक होते हैं। 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन अधिक होते हैं एक लीप वर्ष में। लीप वर्ष में एक दिन कौन सा बढ़ जाता है? लीप वर्ष में एक दिन 29 फरवरी का बढ़ जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, कैसे पहचान करोगे कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? जिसमें 4 का पूरा भाग जाएगा वो तो होता है लीप वर्ष, और जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा वो होता है साधारण वर्ष। जैसे मैं कहूँ कि 1963, 1964, 1965, 1966, इसमें लीप वर्ष कौन सा है? तो केवल इसमें 4 का भाग देख के देखना है। 63 में 4 का भाग नहीं जाता, 65 में भी नहीं जाता, 66 में भी नहीं जाता, 64 में 4 का भाग जाता है, 16 चौका 64, इसलिए ये एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष की ये पहचान होती है कि जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है, केवल वर्ष में देना है, पूरे में नहीं देना। ये 19 इसे छोड़ दो, जो वर्ष है हमारे पास 64 है, 65 है, 83 है, 84 है, तो जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है वो लीप वर्ष होता है। और जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी 29 तारीख की होती है, और जो साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी 28 तारीख की होती है। बेटा समझ में आएगी ना ये बात? बताओ, क्लियर? सबसे पहले जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, मैं ऐसे रीजनिंग के से रिलेटेड भी है। सबसे पहले तो ऐसे लिखो, हमारा कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। हमारा कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। हमारा जो कैलेंडर है शक संवत पर आधारित है। अब शक संवत किसने शुरू किया था? तो शक संवत याद रखना, ये कनिष्क ने शुरू किया था और ये 78 ईस्वी में शुरू किया था। शक संवत किसने प्रारंभ किया था? शक संवत कनिष्क ने प्रारंभ किया था और 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अच्छा, अब सुनो, शक संवत का प्रथम महीना चैत्र होता है। शक संवत का प्रथम जो महीना होता है वो चैत्र होता है। चैत्र ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आसोज, कार्तिक, मंगशिर, पो, माह, फागण और फिर चैत्र। तो शक संवत का जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है, और जो हमारा अंग्रेजी जो महीना है कैलेंडर है उसका जो यदि साधारण वर्ष होता तो जो प्रथम दिन है वह तो 22 मार्च होता है। साधारण वर्ष का प्रथम दिन 22 मार्च होता है, और यदि लीप वर्ष है तो इसका जो प्रथम दिन होता है वो 21 मार्च होता है। देखो ये बात, शक संवत का प्रथम महीना चैत होता है, और हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर है इसका जो प्रथम महीना मार्च होता है, और मार्च में 22 मार्च होता है। 22 मार्च से शुरू होता है। अच्छा, ऐसे लिखो, आधुनिक कैलेंडर का जो जन्मदाता है वह ग्रेगरी 12 को माना जाता है। ऐसे लिखो, आधुनिक कैलेंडर का जो जन्मदाता है वह ग्रेगरी 12 को माना जाता है।
आधुनिक कैलेंडर का जो जन्मदाता है वह ग्रेगोरी 12 को माना जाता है। ग्रेगोरी 12 को माना जाता है। इसने अपना कैलेंडर 1957 में प्रस्तुत किया। इसने अपना जो कैलेंडर है वह 1957 में प्रस्तुत किया। में प्रस्तुत किया। एक और खास बात है कि एक तो पूछे आपसे भाई शून्य की खोज किसने की, शून्य की खोज पूछे, या फिर पूछे कि शून्य का प्रतिपादन किसने किया, शून्य का प्रतिपादन किसने किया, तो तुम्हें बताना है कि नागार्जुन ने किया। शून्य की खोज या शून्य का प्रतिपादन किसने किया, या पूछे जीरो की खोज किसने की, शून्य का मतलब जीरो ही होता है, जीरो की खोज किसने की, तो तुम्हें बताना है नागार्जुन ने की। यदि तुमसे पूछा जाए कि दशमलव की खोज किसने की, यदि पूछे कि दशमलव की खोज किसने की, या फिर पूछे कि भाई पाई का मान किसने निकाला, तो तुम्हें बताना है आर्यभट्ट ने। दशमलव की खोज और पाई का मान आर्यभट्ट ने निकाला। तो बताना है आर्यभट्ट ने। एक क्वेश्चन कई बार आता है कि जो अरबियों ने अंकीय व्यवस्था कहाँ से सीखी, तो अरबियों ने जो अंकीय व्यवस्था सीखी है वह भारतीयों से सीखी है, और भारतीयों में किससे सीखी है, तो बताना है आर्यभट्ट से सीखी। अरबियों ने अंकीय व्यवस्था कहाँ से सीखी, तो तुम्हें बताना है भारतीयों से सीखी। अरबियों ने अंकीय जो व्यवस्था सीखी है वह भारतीयों से सीखी है, और भारतीयों में किससे सीखी है, तो तुम्हें बताना है कि आर्यभट्ट से सीखी। अच्छा, अब देखो, एक हर बार एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे पूछेगा जीके में भी मैथ में भी, आज कौन सा शक संवत है, विशेषकर हिस्ट्री में पूछेंगे आज कौन सा शक संवत है, या आज कौन सा विक्रमी संवत है, या आज कौन सा हिजरी संवत है, या आज कौन सा गुप्त संवत है। तो सबसे पहले तो ये लिखो कि जो शक संवत है, शक संवत है, इसका समय है 78 ईस्वी। एक विक्रमी संवत है, विक्रमी संवत है, इसका समय है 57 ईस्वी पूर्व या फिर 58 ईस्वी पूर्व। उसके बाद हिजरी संवत है, इसका जो समय है 622 ईस्वी पूर्व। और उसके बाद गुप्त संवत है, गुप्त संवत है 319-20 ईस्वी। ये चारों लिखो पहले तो। आज कौन सा शक संवत है, देखो इन चारों में से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि आज कौन सा विक्रमी संवत है, शक है कोई सा। तो तुम्हें एक ही बात ध्यान रखनी है, जो आज जैसे 2021 की साल चल रही है, यदि विक्रमी संवत पूछते हैं तो तुम्हें आज की साल में जोड़ना है, बाकी कोई भी संवत पूछे तो आज की साल में घटाना है। जैसे विक्रमी पूछे तो इसमें 57 जोड़ोगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा आज 2078 विक्रमी संवत है, जोड़ना है इसको 57 को, या ऑप्शन के हिसाब से देख लियो 57 जोड़ रहे हैं कि 58 जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये इसमें विवाद है कि भाई कोई 57 बताता है कोई 58 बताता है।
तो या तो 57 जोड़ेंगे या 58 जोड़ेंगे, ठीक है। इसका वैसे ज़्यादातर करेक्ट 57 ही होता है, कहीं कहीं 58 का भी जिक्र है। तो ऑप्शन मिलेगा 2078। आज कौन सा विक्रमी संवत है, तो आंसर दोगे 2078। आज कौन सा शक संवत है, तो 2021 में से ये 78 हैं, ये घटाने हैं, तो तुम्हें बताना है कि आज 1943वां शक संवत है। लिखो ये बात नोट करके। यदि विक्रमी संवत पूछा जाता है तो आज की साल में जोड़ा जाता है। यदि विक्रमी संवत पूछा जाता है तो आज की साल में जोड़ा जाता है। और यदि बाकी कोई भी संवत पूछा जाता है, बाकी कोई भी संवत पूछा जाता है तो आज की साल में घटाया जाता है। पहले दोनों बताओ बेटा, समझ में आई कि ना यह बात? विक्रमी में जोड़ेंगे, बाकी सब में घटाएंगे। छोटी सी बात, सिकंदर समझे बेटा? विक्रमी पूछेंगे तो आज की साल में जोड़ेंगे, बाकी तीनों में कोई भी पूछेंगे तो आज की साल में से घटाएंगे। कम टू द पॉइंट। अब आओ अपना टॉपिक पे। ये तो थी जर्नल बातें जो जीके से रिलेटेड भी थी और रीजनिंग से रिलेटेड भी थी। एक तो सबसे पहली लाइन तो ये लिखोगे और ध्यान रखोगे कि साधारण वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग नहीं जाता, और लीप वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग जाता है। एक बात, साधारण वर्ष में लिखो सबसे पहले कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन बराबर होता है। कोई भी साधारण वर्ष हो, इसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों के बार हमेशा बराबर होते हैं। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा बराबर होता है। और जो लीप वर्ष होता है, जो लीप वर्ष होता है उसका अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 अधिक होता है। उसका अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 अधिक होता है। अंतिम दिन से 1 अधिक होता है। एक अधिक होता है। देखो, मैं कहूं कि समझोगे, रटोगे नहीं। मैं कहूं कि 1 जनवरी 1900 में 65 लेता हूं। 65 चूंकि 4 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। 1 जनवरी 1965 को यदि सोमवार है तो हमेशा ध्यान रखना 31 दिसंबर 1965 को भी सोमवार ही रहेगा। ये कंफर्म कंडीशन होती है। पहला और आखिरी दिन हमेशा बराबर होता है। अच्छा, एक बात बताओ, 31 दिसंबर 1965 के बाद आएगी 1 जनवरी, फिर आ जाएगी, और 31 दिसंबर के बाद में 1965 की साल चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 1966। और ये बार यदि सोमवार है तो ये बार हो जाएगा मंगलवार, क्योंकि सोमवार से अगला क्या होता है? मंगलवार। एक साल का अंतर, 1 साल के अंतर में यदि ये अंतर साधारण वर्ष का है तो केवल 1 दिन का अंतर आता है, ठीक है। और यदि लीप वर्ष होता, देखो 1 जनवरी 1964 होता, तो अगर ये सोमवार है तो 31 जो दिसंबर है और 1964 है, ये बार मंगलवार होता। और 31 दिसंबर 1964 के बाद जो आएगा 1 जनवरी और 1965 आएगा, ये यदि मंगलवार है तो ये आएगा बुधवार। तो 1 साल का अंतर, यदि लीप वर्ष का अंतर है तो 2 दिन बढ़ते हैं, और यदि साधारण वर्ष का अंतर है तो 1 दिन बढ़ता है। अब नोट करके स्पेशल लिखो ये बात कि 1 साल के अंतराल में, 1 साल के अंतराल में, 1 साल के अंतराल में यदि 1 साल के अंतराल में यदि फरवरी 28 तारीख की हो, यदि फरवरी 28 तारीख की हो तो 1 दिन बढ़ाना है, तो 1 दिन बढ़ाना है। यदि फरवरी 29 तारीख की हो, यदि फरवरी 29 तारीख की हो
फरवरी देखने एक 28 की है या 29 के। यदि फरवरी 29 तारीख की हो तो तुम्हें 2 दिन बढ़ाने हैं, तो 2 दिन बढ़ाए जाते हैं। और ये तुम्हें पता ही है कि फरवरी 28 की कब आएगी, 29 की कब आएगी। जब लीप वर्ष है तो 29 तारीख की आएगी, यदि साधारण वर्ष है तो 28 तारीख की आएगी। साधारण और लीप में कैसे डिफरेंस करेंगे, जिसमें 4 का भाग जाएगा वो लीप वर्ष होगा, जिसमें 4 का नहीं जाएगा वो साधारण वर्ष होगा। बेटा अब सुनो, देख क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही है कि सिर्फ समझोगे नोट रेक्टिफिकेशन। एक बात सुनो, मैं कहूं कि 5 मार्च 1984 को यदि मंगलवार है तो मैं कहूं कि अब मैं मुझे बताओ कि 5 मार्च 1985 को क्या वार होगा। अब पूरी 1 साल का अंतर बना दिया मैंने। पहला क्वेश्चन है 1 साल का अंतर। अब एक बात बताओ, सिर्फ ये देखना है कि फरवरी, जो फरवरी है वो 84 की आएगी कि 85 की, इस साल के दरमियान फरवरी 84 की आएगी या 85 की आएगी। 84 में 4 का भाग जाता है, 16 चौका 84, 84 में भाग जाता है, 85 में नहीं जाता। ये लीप वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। लेकिन ये देखना है कि फरवरी लीप वर्ष की है या साधारण वर्ष की है। यदि लीप की फरवरी है तो 2 दिन बढ़ाओगे, यदि साधारण की फरवरी है तो 1 दिन बढ़ाओगे। अब 84 तो 5 मार्च से स्टार्ट है, इसकी फरवरी तो जा चुकी है, फरवरी जा चुकी ना 84 की। तो अब जो फरवरी आएगी वो 85 की आएगी, क्योंकि मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 5 मार्च का बताना है तो 5 मार्च से पहले इसकी फरवरी आएगी, साधारण की फरवरी आएगी, यानी कि फरवरी आएगी 28 दिन की। तो 28 दिन की यदि फरवरी आएगी तो केवल 1 दिन बढ़ाएंगे, हमारा जो आंसर होगा वो बुधवार होगा। यदि यहां 83 होता, मतलब यहां 84 होता, अब फरवरी किसकी आएगी ये बताओ। अब आएगी 84 की। 84 लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ा के हमारा जो आंसर होगा वो आएगा बृहस्पतिवार। मोटी बात यह है कि 1 साल के अंतराल में यदि फरवरी साधारण वर्ष की आती है तो केवल 1 दिन बढ़ाओगे, यदि फरवरी लीप वर्ष की आती है तो 2 दिन बढ़ाओगे। अब तुम बताओ मेरे को, छोड़ो इसको, उतारो मत। मैं कहूं कि 8 फरवरी 1952 को यदि मंगलवार है तो ये बताओ 8 फरवरी 1953 को क्या वार होगा। सिर्फ ये बता दो मेरे को, फरवरी 52 की आएगी 53 की, फरवरी मतलब 29 फरवरी, 29 फरवरी 52 की आएगी 53 की। हाँ बेटा, हाँ नहीं, इस साल के अंतराल में फरवरी साधारण की आएगी कि लीप की आएगी, बस मेरे को 29 फरवरी कौन से में आओगी। 29 फरवरी 52 में आओगी, 53 में आओगी, 52 में। और 52 में 13 चौका 52, 4 का भाग जाता है। तो यहां आपको 2 दिन बढ़ा करके इसका आंसर बृहस्पतिवार बताना है। अब बता दो समझ में आया कि ना आया। सिर्फ ये देखना है कि 29 फरवरी कौन से लीप वर्ष की है या साधारण वर्ष की है। एक बात और ध्यान रखो, यदि डेट चेंज कर देते हैं, वो यहां 8 फरवरी की बजाय 28 फरवरी कर देते हैं, तो तुम्हें यहां तो 8 फरवरी करनी है, पहले तो पूरी साल का निकालना है, और साइड में यहां 28 लिखना है तुम्हें। हर 7 दिन बाद वही बार आता है और 7 दिन पहले वही बार आता है। जब 8 फरवरी की तुमने बृहस्पतिवार निकाल लिया, बार निकाल लिया, तो 8 से जब 28 तक जाओगे ना तो इसमें 7 जोड़ते जाओगे। जो बार 8 तारीख का है वो 8 और 7 15 का भी है, 15 और 7 22 का भी है, 22 और 7 29 का भी है, 29 का बृहस्पतिवार है, पूछा 28 का है, तो हमारा आंसर बुधवार आ जाएगा। देखो बिल्कुल धीरे बता रहे हो, कत्ता भी स्पीड ना बना रहे हो, बाकी मेरी स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन मैं था ना इसलिए बता रही हूँ कि थारी कोई चीज, हर चीज थारे लिए नई से। अब मैं कहूं कि 18 अप्रैल 1955 को यदि सोमवार है तो मैं कहूं कि 28 अप्रैल 1956 को क्या वार होगा।
अब मेरी बात सुन लो, सबसे पहला काम है हमारा 1 साल का अंतर करना। यहां 18 है तो यहां 18 करोगे, साइड में लिखोगे 28, इसका बताना हमें 28 का। और 1 साल का हमें मेथड पता है। 1 साल का भाई 1 साल का मेथड होता है कि यदि फरवरी साधारण वर्ष की हो तो 1 दिन बढ़ाएंगे, लीप वर्ष की हो तो 2 दिन बढ़ाएंगे। यहां फरवरी बताओ 55 के 56 के 56 के, बिल्कुल क्लियर बात। क्योंकि या तो 18 अप्रैल से शुरू है तो जो फरवरी आएगी इसके बीच में जो फरवरी आएगी वो 56 की आएगी। 56 में 4 का भाग जाता है, 14 चौका 56। तो यहां तो आ गया, क्या बार आ गया, यहां बुधवार आ गया। और 18 का बुधवार आ गया तो 28 तक जाने के लिए 18 और 7 25 का बुधवार, 26 का बृहस्पतिवार, 27 का शुक्रवार और 28 का बार आएगा वो आएगा शनिवार। दैट इज आंसर। अब बेटा ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार करवा दिया, अब तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आ गया ना पूनम? आगे चलना हो या पीछे चलना हो, आगे 7 जोड़ेंगे, पीछे 7 घटाएंगे। आगे चलो चाहे पीछे चलो, 7 जोड़ेंगे या 7 घटाएंगे। देखो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ये तुम्हें याद रखना है कि साधारण जो वर्ष होता है उसमें 4 का भाग नहीं जाता और जो लीप वर्ष होता है उसमें 4 का भाग जाता है। एक बात, साधारण वर्ष का पहला और 10वां महीना हमेशा बराबर होता है, दूसरा तीसरा 11वां बराबर होता है, चौथा 7वां बराबर होता है, 9वां और 12वां बराबर होता है, पहला चौथा 7वां बराबर होता है, दूसरा 8वां बराबर होता है, तीसरा 11वां बराबर होता है, 9वां और 12वां बराबर होता है। यदि लीप वर्ष है तो उसमें जनवरी, अप्रैल और जुलाई बराबर का मतलब इनके जो पंचांग है वो समान होते हैं, समान पंचांग। समान पंचांग का मतलब होता है कि यदि 10 जनवरी को जो बार है वो 10 अक्टूबर को वही बार होगा। कब? यदि साधारण वर्ष है तो। यदि लीप वर्ष है तो फरवरी और अगस्त इनकी तारीखों के बार बराबर होंगे। तो ये तुम्हें याद करना है 110, 23, 11, 47, 9वां और 12वां, सितंबर और दिसंबर, चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, हमेशा ही बराबर होते हैं। सितंबर और दिसंबर हमेशा बराबर होते हैं, चाहे साधारण वर्ष हो और चाहे लीप वर्ष हो। सितंबर और दिसंबर हमेशा बराबर होते हैं, चाहे साधारण वर्ष हो और चाहे लीप वर्ष हो। बताओ क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं कहूं कि 14 अप्रैल, सुनो मैं साधारण वर्ष लेता हूं, 2003 लेता हूं क्योंकि 2003 में 4 का भाग नहीं जाता। सिर्फ साल में भाग देख के देखना है, ना कि पूरे में भाग दोगे तुम, सिर्फ साल में भाग देना। 14 अप्रैल 2003 को बुधवार है तो मेरे को यह बता दो कि 14 जुलाई और 2003 को क्या बार होगा। सेम ईयर बोलते हैं इसको, सेम ईयर यानी कि वही साल, सेम ईयर। अब सबसे पहले तो ये देखो कि वो तो इससे पहले तो 1 साल का अंतर का क्वेश्चन बताया था मैंने, 1 साल में 1 दिन बढ़ाते थे या 2 दिन बढ़ाते थे। इसमें वही साल, उसी साल का बार देंगे और उसी साल का पूछेंगे, इसको सेम ईयर बोलते हैं। इन क्वेश्चन को सेम ईयर क्वेश्चन बोलते हैं। सेम ईयर पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक तो ये याद रहना तुम्हें जरूरी है। पहले तो ये बता दो मेरे को कि 2003 साधारण है कि लीप वर्ष है। अप्रैल महीना कौन सा होता है? चौथा। चौथा महीना कौन से महीने के बराबर होता है? 7वें के। तो 14 अप्रैल को बुधवार है तो 14 जुलाई को भी बुधवार ही होगा। बेटा समझ में आएगा ना? बताओ। अप्रैल और जुलाई बराबर होता है, सितंबर और दिसंबर हमेशा बराबर होते हैं, चाहे साधारण वर्ष हो और चाहे लीप वर्ष हो। बराबर का मतलब होता है कि इनकी तारीखों के बार बराबर होते हैं। मोटी बात यह है, बस मैं ये बताना चाहता हूं तुम्हें। अब क्वेश्चन इतना आसान पूछेंगे नहीं, वो क्वेश्चन पता कैसे पूछेंगे, पूरा ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछेंगे कि यदि 6 मार्च 2004 को बुधवार है तो 1 अप्रैल 2004 को ही बार पूछेंगे, उसी साल का बार देख करके उसी का पूछेंगे।
तो जब उसी साल का वार देख के उसी का पूछेंगे तो केवल इस तरीके से निकलेगा, वो हर क्वेश्चन इस तरीके से निकलेगा। वो महीने हमें याद रहने अनिवार्य हैं। अब एक बात बताओ, 2004 साधारण है कि लीप वर्ष है? लीप वर्ष, क्योंकि 4 का भाग जाता है इसमें। मार्च महीना कौन सा होता है? तीसरा महीना कौन से महीने के बराबर होता है? 11वें के। अच्छा, तो 1 दिसंबर कर दो फिर इसको, 11वें के बराबर होता है। तीसरा और 11वां बराबर होता है। तो सबसे पहले तो इनकी तारीख बराबर कर दो। ये 1 दिसंबर है, इसको तो यहां साइड में लिख दो, यहां लिख दो, ठीक है। यहां क्या लिख दूं मैं? 6 नवंबर। 6 नवंबर क्यों लिख रहा हूं? कि 11वां महीना नवंबर होता है और तीसरा महीना मार्च दे रखा है हमें। तीसरा और 11वां क्या होता है? बराबर होता है। तो मैंने यहां 6 नवंबर लिख दिया। अब मार्च और नवंबर बराबर होते हैं, तो ये बार क्या आ गया ये और बता दो मेरे को। शाबाश। अब 6 नवंबर का जब बुधवार आ गया तो 1 दिसंबर तक जाने में समय सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। कैसे? 6 और 7 13, 13 और 7 20, 20 और 7 27, 27 और 7 34, यानी कि 4 तारीख को बुधवार है, 3 को मंगल, 2 को सोम, 1 तारीख को रविवार आ जाएगा। या ऐसे कर लो, 6 7 13, 7 20 और 7 27। 27 का क्या आ गया? बुधवार। 28 का बृहस्पतिवार, 29 का शुक्रवार, 30 का शनिवार और 1 तारीख का रविवार आ जाएगा। बेटा मैंने बताओ समझ में आई कि मैं फिर समझाऊं? ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से महीने हैं, ये साधारण वर्ष में बराबर होते हैं, कौन से लीप में बराबर होते हैं। आए बेटा समझ में? एक और क्वेश्चन लो, मन ने भरोसा थाने सारी चीज बार बार बतानी पड़ेगी, जब जाएगी थारे सारी बात समझ में आएंगी। मैं कहूं कि 15 जनवरी 1986 को यदि शुक्रवार है तो ये बताओ कि 1 नवंबर 1986 का ही बार बताना है। पहले तो ये बता दो 86 साधारण है कि लीप वर्ष है ना बेटा? 86 में 4 को भाग कौन जाए? साधारण है। 4 दूनी 8, तो 6 बच गए, 4 एकम 4, 2 शेष बच जाएगी, ठीक है। और अब एक बात बताओ, जनवरी महीना है वो कौन से महीने के बराबर होता है? अक्टूबर के, 10वां महीना। पहला महीना कैसे बराबर है? 10वां के अक्टूबर के बराबर है। तो यहां तो अक्टूबर बनाओ, पहला तो 15 अक्टूबर बनाओ ताकि अण का बार सी में बराबर है जी, हो गए बराबर। निकालना कौन सा है? 1 नवंबर। अब एक बात बताओ, जब 15 अक्टूबर का तुमने निकाल लिया तो 1 नवंबर तक जाने में कितना समय लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। 15 और 7 22, ठीक है। 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 का शुक्रवार, 30 का शनिवार, 31 का रविवार और 1 तारीख का सोमवार। तो हमें इस बिल्कुल बराबर करके, इसकी कंडीशन बराबर करके और फिर 7 जोड़ के उस तक पहुंचना है। बस बात यह है। अक्टूबर 31 का होता है, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 और अक्टूबर होता है 31 का। ऐसे करना आता है तुम्हें, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करना आता है। सिकंदर समझ में आए बेटा? ये अगर ये दूसरा मेथड समझ में आ गया तो आगे चलें। फिर आ गया, चले आगे। देखो ये याद करना पड़ेगा था ना। इसकी जो तीसरी और इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी और इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि मैं कहूं कि 1995 का जो कैलेंडर है, 1995 का कैलेंडर है वह कब काम आएगा? यानी कि 1995 में जो कैलेंडर बना था वो हूबहू कब बनेगा? भाई 2000 में बनेगा, 2001 में बनेगा, 2007 में बनेगा, 2011 में बनेगा, कब बनेगा? वो हूबहू कब बनता है? तो इसमें हमें ऑप्शन देंगे 2001, 2000, 2006, ठीक है, और 2005, जैसे ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो जब भी कैलेंडर का ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूं तुम्हें कि जो लीप वर्ष का कैलेंडर होता है
जो लीप वर्ष का कैलेंडर होता है, लिख लो ये बात, लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 वर्षों बाद काम आता है। लीप वर्ष का कैलेंडर है तो लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा बगैर ऑप्शन देखे तुम्हें उनका ऑप्शन में 28 का अंतर करना है, उसमें 28 जोड़ देने हैं। तो लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 वर्षों बाद काम आएगा। जैसे मान लो यहाँ 1995 है ना, यदि यहाँ 1996 होता तो ये कब काम आएगा, तो 1996 में तुम्हें 28 जोड़ने हैं। तो ये कैलेंडर है ये 2024 में काम आएगा, 28 जोड़ने तुम्हें। यदि लीप वर्ष का कैलेंडर पूछे तुमसे तो तुम्हें ध्यान रखना है कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्षों बाद हमेशा काम आता है, ये सिलेक्टेड बात होती है। यदि साधारण वर्ष का पूछते हैं तो तुम्हें एक ही बात ध्यान देनी है। देखो वो क्या बात है कि एक तो वर्षों में अंतर करना है, एक तो वर्षों में अंतर करना है, और एक जमा बीच में आए लीप वर्ष। इन दोनों के बीच में कितने लीप वर्ष आए हैं, और यदि उसमें 7 का भाग जाता है तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, अदरवाइज हमारा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, या तो 6 जोड़ने हैं या 11 जोड़ने हैं, हमेशा ध्यान रखना है। यदि साधारण वर्ष का आए तो या तो 6 जोड़ने हैं तुम्हें, या तुम्हें 11 जोड़ने हैं। अब ऐसा भी हो जाए कि ऑप्शन में 6 भी जोड़ के आ जाए और 11 भी जोड़ के आए, जो मैंने कर दिया। इसमें 6 जोड़ोगे तो 2001 आएगा, इसमें 11 जोड़ोगे तो 2006 आएगा। तो ऑप्शन या तो ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। अब इन दोनों को कैसे सिद्ध करोगे कि ये सही है या ये सही है, उसके लिए ये मेथड होता है। वर्षों में अंतर, इसमें अंतर है 6 साल का, और इसके और इसके बीच में लीप वर्ष कितने आ गए, एक तो 1996 आ गया, हर 4 साल बाद आता है, एक 2000 आ गया, टोटल 2 आ गए। अब 8 में 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब दैट इज रॉन्ग ऑप्शन हमारा। अब हम 11 का अंतर करते हैं, इसमें 11 का अंतर है, वर्षों में अंतर होगा 11 का, और इसके बीच में लीप वर्ष कितने आ गए, एक तो 1996 आ गया, एक 2000 आ गया, एक 2004 आ गया, टोटल 3 आ गए। तो अब यदि 11 में 3 जोड़ोगे तो ये 7 से पूरा कटता है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन दैट इज राइट। वर्षों में अंतर या तो 6 का करना है तुम्हें, या कितने करना है, 11 का। और यदि केवल 6 या 11 में से एक ही हो तो फिर करके ही मत देखो, समय खराब मत करो। साधारण वर्ष का जो अंतर होता है वो 6 वर्ष का होता है या 11 वर्ष का होता है। लीप वर्ष का जो अंतर होता है वो 28 वर्ष का होता है। बेटा एक बात बताओ, ये 3 समझ में आएगा ना, ये 3 कैसे आई है, ये 95 और 2006 के बीच के लीप वर्ष है, ये बीच में आई लीप वर्ष है, ठीक है। बीच के लेने हैं, ये है तो भी नहीं लेना, ये है तो भी नहीं लेना, बीच के लेने हैं सिर्फ। एक तो 96 में 4 का भाग जाता है, 2000 में जाता है, 4 में जाता है। तो इन दोनों में 11 साल का तो अंतर है, और दोनों के बीच में 3 लीप वर्ष हैं। यदि 7 से कटता है तो हमारा ऑप्शन सही है, यदि 7 से नहीं कटता तो हमारा ऑप्शन गलत है। जैसे इसमें 8 आ गया था तो 7 से नहीं कटा, तो ये ऑप्शन गलत है। अब मैं कहूं कि 1934 का जो कैलेंडर है, 1934 का जो कैलेंडर है वो कब काम आएगा, तो सीधी बात है, इसमें ऑप्शन आएंगे 1940, 41, 42, 43, जैसे ऐसे ऑप्शन आ गए। तो मैंने बताया था या तो 6 साल का अंतर हो या 11 साल का अंतर हो। तो 6 का अंतर कौन से में, ये बताओ। इसमें मैं कहूं कि यहाँ 45, अब इसमें कितने का अंतर है ये बताओ। 34 में 45 में कितने का अंतर है, 11 का। तो 11 का तो अंतर आ गया। इन दोनों के बीच में लीप वर्ष कितने आ गए, एक तो 36 आ गया, एक 40, एक कट गया 11 3 14, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45। तो 11 का अंतर होना चाहिए या 6 का अंतर होना चाहिए। अगर लीप वर्ष है तो 28 साल बाद आएगा, साधारण वर्ष है तो उसमें अंतर या तो तुम्हें 11 का करना है या 6 का करना है। पहले ये बता दो, ये क्वेश्चन समझ में आया जब तो आगे चलूंगा। आ गया।
मेरी बात सुनो गौर से। जैसे हमें बार निकालना है 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, कोई भी बार निकालना हो क्या वार था, पूरा ध्यान दोगे सिर्फ 1 मिनट में समझ में आएगा, 2 सेकंड में निकालोगे। ये क्या है, तारीख। सबसे पहले लिखोगे तारीख, लिखनी नहीं है, मैं समझा रहा हूं इसलिए लाइन बढ़ा रहा हूं। अगस्त है, ये मास है, 1900 है, ये शताब्दी है, 47 है, ये वर्ष है, और 47 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए हैं, और तुम्हें भाग देना है 7 का। जब हम वार याद करते हैं तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, सबसे पहले हम संडे बोलते हैं, क्योंकि संडे छुट्टी का दिन होता है, इसलिए पहला दिन सोमवार से शुरू करते हैं ऑफिशियल, या फिर सोमवार ही पहला दिन मानते हैं। संडे को हम खाली वार इसलिए मानते हैं कि उस दिन अवकाश होता है, छुट्टी होती है। वैसे पहला जो दिन होता है वो संडे ही होता है, हमेशा रविवार ही पहला दिन होता है, पहला संडे ही होता है। कभी भी पहले मंडे नहीं बोलते हम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पहले बोलेंगे संडे, मंडे, तो पहला दिन क्या होता है, हमेशा रविवार होता है। अब सुनो गौर से, तारीख कितनी है हमारे पास, 15, मास कौन सा है, अगस्त। 12 का वर्ग बताओ क्या होता है, 12 का वर्ग होता है 144। 0 लगा के 5 का वर्ग लिखना है, 0 लगा के 6 का वर्ग लिखना है, 12 के वर्ग में 2 जोड़ने हैं। फिर सुनो, 12 का वर्ग क्या होता है, 144, 144। 0 लगाओ 5 का वर्ग 25, 0 लगाओ 6 का वर्ग 36, और 12 के वर्ग में 2 जोड़ने हैं, 146। ये टोटल अंक कितने हो गए, 12। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 12। यदि यहां जनवरी आता है तो 1 लिखेंगे कोड भाषा में, फरवरी आता है तो 4 लिखेंगे, मार्च में 4, अप्रैल में 0, मई में 2, जून में 5, जुलाई में 0, अगस्त में 3। तो ये मास जो है ये अगस्त है, तो यहां में 3 लिखना है। बेटा समझ में आएगी ना बात बताओ। फिर सुनो, मुंह से बोलो। सबसे पहले किसका वर्ग लिखूं, 144। अब क्या लिखूं, फिर और फिर ये 12 महीने के कोड है। समझ में आ गया, ये 12 अंक है, ये 12 महीनों के कोड है। यहां जो महीना है उसी का कोड यहां लिखना है हमें। आर यू श्योर? यदि 1900 शताब्दी है या 2000 शताब्दी है तो तुम्हें 06 याद रखना है। यदि यहां 1900 का बार पूछते हैं तो तुम्हें 0 लिखना है, यदि 2000 का बार पूछते हैं तो तुम्हें 6 लिखना है। क्या पूछा, 1947, तो 1900 का जो कोड है वो आएगा 0। वर्ष कितने हैं, एज इट इज लिखने हैं तुम्हें, 47 के 47। इस 47 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए हैं, और लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है। तो 47 में तुम्हें यहां जो भी साल दे रखे हैं उसमें 4 का भाग देना है, 11 चौका 44। जो शेष बच गया उसको तुम्हें रिमाइंडर को छोड़ देना है, ये 11 यहां लिखना है। किसका भाग देना, हमेशा 4 का। तो जो भागफल होगा ना वो लिखना हमें, यानी कि 47 सालों में कितने लीप वर्ष आए हैं, 11 बार आए, क्योंकि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आते हैं। अब जब इसमें 7 का भाग दोगे तो 57, 58, 61 और 15, 76। 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये बता दो मेरे को। जब 76 में 7 का भाग दोगे, 10 7 70, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 6। यदि रिमाइंडर जो शेष है, 1 बचे तो रविवार तुम्हारा आंसर रहेगा, 2 बचे तो सोमवार, 3 बचे तो मंगलवार, 4 बचे तो बुधवार, 5 बचे तो बृहस्पतिवार। यदि रिमाइंडर 6 बचता है तो हमारा जो स्वतंत्र दिवस था वो शुक्रवार का था। ये दैट इज आंसर। फिर सुनो, इसको जरूरी नहीं कि पहले तारीख लिखो, पहले शताब्दी लिखो, चाहे तो 7 में 8 जोड़ो और चाहे 8 में 7 जोड़ो, दोनों बात एक ही है। चाहे पहले ये लिखो, पहले ये आगे कर दो, ये पीछे कर दो, क्योंकि जोड़ना ही है। हमने नंबर वाइज ले लिया, पहले तारीख, फिर मास, फिर शताब्दी, फिर वर्ष, फिर लीप वर्ष अपॉन 7। तारीख एज इट इज, मास के ये मैंने 12 अंक बता रखे हैं तुम्हें मास की जगह, शताब्दी की जगह मैंने 06 बताया है। उसके बाद वर्ष एज इट इज,
उसके बाद 47 में 4 का भाग देख के लीप वर्ष, 7 का भाग, रिमाइंडर 1 बचता है रविवार, 2 बचता है सोमवार, 3 बचता है मंगलवार। पहले ये बताओ कि आज तारीख कितनी है? 28। महीना कौन सा है? जून, और 2021। देखो बार कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो महीना है ना, जो 12 अंक हैं वो बताओ, मुंह से बोलो सारे। और 1900 शताब्दी का कितना होता है? और 2000 का? सबसे पहले लिखो तारीख 28 जून। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर उसके बाद 2000 का लिखो, ये 2000 शताब्दी का। फिर उसके बाद 21 है एज इट इज। 21 सालों में कितने लीप वर्ष आए हैं? 5। 4 का भाग देंगे 21 में, 4 पंजू 20, एक शेष बचेगा, शेष को छोड़ दो। 4 पंजू 20 अपॉन 7। 28, 5, 33, 39, 40, 60 और 5 65। 65 में भाग किसका देंगे? 7 8 56, 7 9 63। कितना शेष बच गया? 2। 1 बचता तो क्या आंसर होता? रविवार। 2 बच गया तो क्या होगा? टुडेज मंडे, सोमवार है ना आज। ऐसे निकालेंगे। मैं मेरे को एक बार ये बता दूं, समझ में कहां नहीं आया? आ गया? टॉपिक में है ना एक दिन एक्स्ट्रा ले लेंगा, लेकिन है ना करांगा धीरे 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 धीरे। मन जल्दबाजी में करांगा तो सिलेबस तो हो जाएगा, लेकिन बात तैयारी है कौन है? बेटा सही बता पूनम, समझ में कितना आई क्वेश्चन? फिर क्या नहीं समझ में आ गया? क्वेश्चन निकाल लेगी अब। जब तुम निकालोगे ना, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर अब तो मेरे को लिखना पड़ रहा है बार बार। फिर उसके बाद तुम्हें 0 और 144 ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा। तुम डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकालोगे। क्योंकि सितंबर आते ही तुम समझोगे 144, 025, 036, तो 9 महीना 6 आ गया। दिसंबर में 146 है तो दिसंबर का 6 आ गया, नवंबर का 4 आ गया। तो ऐसे तुम बगैर लिखे कर दोगे। 1900 में 0, 2000 में 6। वो लिखाऊं क्या? तारीख जमा मास जमा शताब्दी जमा वर्ष जमा, वो तो लिख लिया होगा तुमने। हाँ लिखो। आज हमारा जो टॉपिक है उत्तर वैदिक काल है। 10 क्वेश्चन 5 मिनट। सबसे पहले तो लिखो नियोग प्रथा। इसमें उत्तर वैदिक काल में एक नियोग प्रथा प्रचलित थी। तो नियोग प्रथा क्या होती है? इसका समय मैंने बताया था 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व बताया था। एक तो नियोग प्रथा बतानी है क्या होती है। एक तो ऋग्वेद काल था, उसमें जो मुख्य देवता था वो इंद्र था, वर्षा का देवता इंद्र, जिसको पुरंदर भी कहते हैं। और इस समय उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता कौन था? ऋग्वेद जो काल था 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व में, उस समय तो कौन था? इंद्र था। और इस समय मुख्य देवता कौन था? इस समय जो अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? उस समय पशुपालन था, तो इस समय क्या था? जो गोत्र व्यवस्था है, गोत्र व्यवस्था है, इसका उल्लेख कहां मिलता है? गोत्र व्यवस्था, एक तो गोत होता है, जैसे तुम्हारे तो गोत होता है, और जो ब्राह्मण होते हैं उनके गोत्र होता है। गोत भी होता है और गोत्र भी होता है। संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कारों की संख्या कितनी है? इस समय उत्तर वैदिक काल के समय में सबसे बड़ा अपराध क्या था?
उस समय तो पशु चोरी थी, और इस समय सबसे बड़ा अपराध क्या था? इस समय जो सबसे बड़ा अपराध था वो कौन? पांचवा वेद, पंचम वेद कौन सा है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो पांचवा वेद कौन सा है? और नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न कि सबसे पहले लोहे के अवशेष कहां प्राप्त हुए? लोहे का मैंने उपयोग बता दिया था, 1000 ईस्वी पूर्व में था। इसके अवशेष कहां से प्राप्त हुए? एक बढ़िया क्वेश्चन है कि जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म, और भाई एक है कर्म के सिद्धांत, और एक है मोक्ष की स्थापना किस युग में हुई? सिंधु घाटी सभ्यता में हुई, या फिर ऋग्वेद काल में हुई, या फिर उत्तर वैदिक काल में हुई? बेटा मैं वो जो नोट्स दिया सी वो मैं सीखना ही क्वेश्चन सारा सारा से नहीं। देखो सुनो, जो नियोग प्रथा क्या होती थी कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता था ना, तो उसके देवर के साथ उसकी शादी की जाती थी। ये उत्तर वैदिक काल में था कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता था, ठीक है, तो पति मरने के बाद में फिर उसकी जो शादी है जबरदस्ती उसके देवर के साथ की जाती थी। देवर आ लिया घर में, कोई भी आ लिया, तो उसके साथ शादी करना ही नियोग प्रथा होती थी। समझ में आ गई नियोग प्रथा क्या होती है? मुख्य देवता इस समय तो शिव हो गया था, और वैदिक काल में उसमें ऋग्वेद काल में इंद्र था, और इस समय शिव था मुख्य देवता। अर्थव्यवस्था का आधार तो तुम्हें कल ही बता दिया था, उस समय पशुपालन था, और उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गया था। ठीक है, और गोत्र व्यवस्था का उल्लेख है, ये उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। गोत्र व्यवस्था का जब भी उल्लेख पूछे तो तुम्हें उत्तर वैदिक काल ही बताना है, और चूंकि जब उत्तर वैदिक काल कर रहे हैं तो ये सारी बातें उत्तर वैदिक काल की है। वो तो क्रॉस क्वेश्चन जब पूछूंगा ना, जब याद रहना जरूरी है कि गोत्र जो व्यवस्था है वह है उत्तर वैदिक काल की थी। संस्कारों की संख्या जब भी पूछे तो तुम्हें 16 प्रकार के संस्कार थे। बच्चों का जड़ोला उतराना, उनको जितना भी जब आदमी मरता था उससे पहले पहले उसके संस्कार 16 माने गए थे। विवाह भी एक संस्कार था, बाल उतराने, इस तरह के संस्कार 16 थे। अगर विवाह पूछे ना, विवाह कितने प्रकार के थे, तो 8 प्रकार के बताने। ब्रह्म विवाह, असुर विवाह, ऐसे विवाहों की संख्या कितनी थी, तो तुम्हें 8 प्रकार के विवाह होते थे। किसी लड़की के साथ जैसे मजबूर करके शादी करना, या कोई ऐसा विवाह था जिसमें लड़की को दान में दे देते थे, तो इस तरह के विवाह 8 प्रकार थे। प्रजापत्य विवाह था, एक आर्ष विवाह था, एक ब्रह्म विवाह था। सबसे बड़ा अपराध इस समय तो ब्राह्मणों की हत्या थी, और उस समय थी पशु चोरी। ऋग्वेद काल में कल मैंने बताया था पशु चोरी था, और उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा जो अपराध था वो ब्राह्मणों की हत्या करना। पंचम जो वेद है
वो इतिहास और पुराण, इतिहास को और पुराण को पांचवा वेद माना गया है। हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, इतिहास को और पुराण को। ऑप्शन में एक मिलेगा तुम्हें, पंचम वेद कौन सा, इन दोनों को पांचवा वेद माना गया है। तो ऑप्शन में या तो इतिहास मिलेगा या पुराण मिलेगा तुम्हें। चार वेद तो तुम्हें पता ही है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद, यजुर्वेद, और पांचवा वेद इतिहास था। इतिहास ऑप्शन में ना मिले तो पुराण बताना है। पुराणों की संख्या 18 है, तुम्हें आगे आएगी बताऊंगा। लोहे के जो अवशेष है वो अलीगढ़ से मिले थे, अंतरजी खेड़ा से, अलीगढ़ में मिले थे। 1000 ईस्वी पूर्व में इसका उपयोग किया गया था लोहे का, और ये अंतरजी खेड़ा अलीगढ़ में। और ये तुम्हें पता ही है कि पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत और मोक्ष, ये तीनों चीजें उत्तर वैदिक काल की है। ठीक है, कल तुम्हें जो वेद है ना, चारों तो वेद पढ़ के आने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद। और उसके बाद तुम्हें पढ़ना है उपनिषद, पढ़ के आना है। उपनिषद के बाद में तुम्हें आर्णक के पढ़ने हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण पढ़ने हैं, और उसके बाद में तुम्हें पढ़ना है दर्शन पढ़ने हैं। ठीक है, दर्शन पढ़ने हैं, और दर्शन के बाद में बस ये पढ़ने हैं, ये पढ़ के आना है। कल ये है ना, ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ऋग्वेद काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया, और ये सारी पढ़ते ही फिर है ना ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा।